नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, देश के नए मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो इसका सही आंसर है यू ललित। देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे, ध्यान रखिएगा, यू ललित, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। यू ललित, जिनका पूरा नाम है उदय उमेश ललित। उदय उमेश ललित जो है देश के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे और देश के 49th मुख्य न्यायाधीश होंगे। 49th CJI, ध्यान रखिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब 49वें मुख्य न्यायाधीश होंगे उदय उमेश ललित। इसके अलावा अगर हम बात करें इससे संबंधित कुछ और पॉइंट यहाँ पे हैं। इनकी नियुक्ति 75 दिन के लिए की जाएगी। 75 डेज के लिए इनको नियुक्त किया जाएगा। और जजों की जो अधिकतम आयु है वो 65 ईयर्स है, अधिकतम एज। इसके बाद अगर हम बात करें तो देश के 50वें जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनका भी मतलब नाम की घोषणा की जा चुकी है। तो ये होंगे DY चंद्रचूड़, देश के 50वें होंगे मुख्य न्यायाधीश। और इनका कार्यकाल अधिकतम रहेगा, ध्यान रखिएगा, 10 नवंबर 2025 तक इनका कार्यकाल रहेगा। 10 नवंबर 2025 तक इनका कार्यकाल रहेगा। तो ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। अब आगे अगर हम बात करें तो देश के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है या इनको शपथ कौन दिलाता है, तो ध्यान रखिएगा, देश के मुख्य न्यायाधीश को जो शपथ दिलाई जाती है वो देश के राष्ट्रपति के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको शपथ दिलाई है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये अगर अपना त्यागपत्र इन्हें देना हो तो ये त्यागपत्र अपना किससे देते हैं? राष्ट्रपति को ही अपना ये त्यागपत्र देते हैं। मतलब मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति ही दिलाता है और राष्ट्रपति को ही ये अपना त्यागपत्र देते हैं। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अटल ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे। प्रधानमंत्री मोदी ने अटल ब्रिज का उद्घाटन किया। अटल ब्रिज है कहाँ पे? अटल ब्रिज अहमदाबाद, गुजरात में है, जो कि साबरमती रिवर फ्रंट पर बना है। साबरमती रिवर फ्रंट पर बना है। और इसके बारे में अगर बात करी जाए तो 300 मीटर लंबा है और 14 मीटर चौड़ा है। ये 26 मीट्रिक टन स्टील पाइप का यूज किया गया है इसको बनाने में। लगभग 2600 मीट्रिक टन स्टील पाइप को यूज किया गया है इसको बनाने में। अहमदाबाद में अगर साबरमती की बात करें तो यहीं से गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ करी थी, साबरमती से ही। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है और ये क्वेश्चन लेखपाल के एग्जाम में अभी पूछा गया था कि गांधी जी ने अपनी यात्रा कहाँ से प्रारंभ करी थी, तो ये है साबरमती। इसके बाद अगर हम बात करें, अटल जी के नाम से एक टनल भी है जिसका नाम है अटल टनल। तो अटल टनल की अगर हम बात करें तो ये विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है अटल टनल, जो लेह और मनाली को जोड़ती है, लेह और मनाली को जोड़ता है। और इसकी जो कुल लंबाई है 9.02 किलोमीटर लंबी है अटल टनल। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। रामानुज प्रतिमा जो है ये हैदराबाद में है, जिसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहा जाता है या फिर हिंदी में इसे समता मूर्ति के नाम से भी या फिर समता प्रतिमा के नाम से जाना जाता है। ये जो है 216 फुट ऊंची है। UPSC में ये क्वेश्चन पूछा गया था इस बार, और कहीं ना कहीं दूसरे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन। रामानुजाचार्य जो थे ये बैसड़ो संप्रदाय से, ध्यान रखिएगा, बैसड़ो संत थे, बैसड़ो धर्म के अनुयायी थे। और ये कहाँ पे है? हैदराबाद में। ये बहुत ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन यही पूछेगा कि रामानुज प्रतिमा कहाँ पर है? हैदराबाद में। ये भी पूछ सकता है कि कितनी इसकी ऊंचाई है, तो 216 फुट इसकी ऊंचाई है। इसके बाद अगर हम बात करें स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा है जो कि 182 मीटर है। इसके मूर्तिकार कौन है? राम बी सुतर जो है ये अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है उसका भी मतलब निर्माण कार्य कर रहे हैं। राम बी सुतर, इन्होंने ही उसका डिज़ाइन बनाया है। वीर बाल स्मारक ये कहाँ पे है? गुजरात के कच्छ में है। गुजरात के कच्छ में है।
और इसका उद्घाटन आने वाले संडे को मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखना है, वीर बालक स्मारक जो है ये कहाँ पे है? कच्छ में, गुजरात में है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है, वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, और कांग्रेस के काफ़ी सीनियर लीडर थे ये, जिन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के बारे में अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। क्वेश्चन पूछ लेता है ये, बम्बई में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका जो संस्थापक था वह एक अंग्रेज व्यक्ति था जिसका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इसके संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, और इसके पहले अध्यक्ष थे जिनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। और इसका प्रथम सम्मेलन जो है बम्बई ग्वालियर टैंक में हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एशिया कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? एशिया कप क्रिकेट का आयोजन दुबई में किया जा रहा है, और पहला मैच जो है ये अफ़गानिस्तान और श्रीलंका के बीच में खेला गया। अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान भी में तालिबान शासन है, बहुत चर्चा में रहा ये। और अभी हाल ही में अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका की स्थिति भी काफ़ी ख़राब है क्योंकि ये आर्थिक संकट से जूझ रहा है। तो दोनों देश ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल सही नहीं है। ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि एशिया कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ पे हुआ? दुबई में। भारत का जो पहला मैच है पाकिस्तान से 28 अगस्त को खेला जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ भारत अपना मैच खेलेगा एशिया कप का। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका का सेंट्रल बैंक, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। अमेरिका का सेंट्रल बैंक जिसका नाम है फेडरल रिज़र्व, अमेरिका के सेंट्रल बैंक का नाम है फेडरल रिज़र्व। इसके चेयरमैन हैं जेरोम पावेल। इन्होंने अभी हाल ही में घोषणा करी कि सेंट्रल बैंक जो है वो ब्याज दर बढ़ाने जा रहा है, मतलब फेडरल रिज़र्व जो है ब्याज दर बढ़ाने जा रहा है। सेंट्रल बैंकों के द्वारा जो रेपो रेट होती है और रिवर्स रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट, खासकर जब रेपो रेट और बैंक रेट बढ़ा दिया जाता है, रेपो रेट और बैंक रेट में जब परिवर्तन हो जाता है, बैंक रेट जिस पे लॉन्ग टर्म लोन देता है सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक, और रेपो रेट जो होता है जिस पे शॉर्ट टर्म जो है लोन देता है कॉमर्शियल बैंक को कोई भी सेंट्रल बैंक। लॉन्ग टर्म का मतलब यहाँ पे होता है मोर देन 90 डेज़, और शॉर्ट टर्म का मतलब होता है लेस देन 90 डेज़, 90 दिन से कम। तो यहाँ पे जो दो रेट हैं ये बैंक रेट और रेपो रेट, इसका यूज सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है लेंडिंग करने में। तो सेंट्रल बैंक लेंडिंग किसको करती है? फिलहाल जो कमर्शियल बैंक होती हैं उनको लेंडिंग करती है सेंट्रल बैंक। तो अभी हाल ही में अमेरिका की सेंट्रल बैंक ने ये जब घोषणा करी तो कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो देश हैं उनके बीच में जो लेन देन होता है वो डॉलर मुद्रा में होता है, ज़्यादातर जो लेन देन होता है वो डॉलर में होता है। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा। भारत के जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास। भारत पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? भारत जैसे कि डॉलर का रेट बढ़ेगा, जाहिर सी बात है डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं रुपये की वैल्यू यहाँ पे घटने की संभावना होगी। आरबीआई उस समय क्या डिसीजन लेगा? अगर इस प्रकार से अमेरिका की सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व करती है तो आरबीआई के पास एक ऑप्शन होगा कि आरबीआई भी अपनी जो रेटें हैं, मतलब रेपो रेट और बैंक रेट को बढ़ाएगा। आरबीआई रेपो रेट और बैंक रेट को बढ़ा देगा, जिसका असर क्या होगा कि ईएमआई और लोन जो होंगे वो महंगा हो जाएगा। इसके अलावा भारत का जो इंपोर्ट बिल है, मतलब आयात पर जो खर्च होता है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तो उसका असर रुपए पर पड़ेगा। जहाँ पे कम रुपए में पहले भुगतान करना पड़ता था अब ज़्यादा रुपए में करना पड़ेगा। वहीं पे एक नया क्वेश्चन है, जैसे कि इस प्रकार की समस्या कई देशों के बीच में निकल के आती है। जैसे कि अभी अगर हम बात करें तो रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, और रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे प्रतिबंध अमेरिका ने रसिया पर लगा दिया। अब रसिया की मुद्रा रूबल है और भारत की मुद्रा रुपया है, तो रसिया पे प्रतिबंध जब लग गया तो अभी यहाँ पे एक निर्णय लिया गया है भारत और रूस के बीच में कि दोनों अपनी अपनी मुद्रा में लेन देन करेंगे। क्योंकि जो अमेरिका है, अमेरिका ने रसिया को स्विफ्ट से बाहर कर दिया है। स्विफ्ट का पूरा नाम होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, जो कि इसका पूरा नाम होता है। तो स्विफ्ट से बाहर हो जाने की वजह से जो रसिया है वो विदेशी मुद्रा में लेन देन नहीं कर सकता, और कई सारे प्रतिबंध लग गए हैं। तो इस प्रकार से भारत और रसिया ने अपनी अपनी मुद्रा में लेन देन करने के बारे में निर्णय लिया है। आगे आते हैं, देखते हैं नया क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन स्पोर्ट्स से है। नीरज चोपड़ा चोपड़ा ने लुसाने में डायमंड लीग जीती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा से, ये पूछा जा सकता है। तो इन्होंने डायमंड लीग जीती है और 2023 में विश्व चैम्पियनशिप के लिए इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है नीरज चोपड़ा ने। अभी हाल ही में ये उस समय चर्चा में आ गए जब इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था। लुसाने कहाँ पे? लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है और ये बर्मिंघम में होने वाले खेलों में नहीं भाग ले पाए थे। उसका मुख्य रीज़न था कि ये चोटिल हो गए थे, इसलिए ये वहाँ पे नहीं जा पाए थे। भारत बांग्लादेश ने कुशियारा नदी जल बंटवारा समझौते पर हस्ताक्षर किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और बांग्लादेश ने कुशियारा नदी जल बंटवारा समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे वो यूपीएससी का हो, स्टेट पीसीएस या अन्य कोई एग्जाम हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना और प्रधानमंत्री भारत के हैं नरेंद्र मोदी जी। तो अगर हम बात करें भारत और बांग्लादेश के बीच में, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में बहुत पहले ही 1972 में संयुक्त नदी आयोग का गठन किया गया था, 1972 में। और कहीं ना कहीं इसके साथ ही दोनों देशों ने एक जॉइंट मीटिंग करी है, जॉइंट कमीशन की बैठक हुई है, ध्यान रखिएगा। और ये 38वीं बैठक हुई है नई दिल्ली में भारत और बांग्लादेश की। इसी के तहत इन्होंने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और अगर हम बात करें बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और वहाँ की करेंसी क्या है? टका है। नेक्स्ट मंथ मतलब सितंबर में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर होंगी। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो ये यहाँ पे दोनों देशों ने साइन किया है डॉक्यूमेंट पर। अगला क्वेश्चन है सीबीडीटी का अध्यक्ष कौन है? सीबीडीटी का अध्यक्ष हैं नितिन गुप्ता। सीबीडीटी का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है एग्जाम में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई और रिपोर्ट थी मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे। तो इसके अनुसार जो है मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड लीडर की जो लिस्ट जारी की गई है इस सर्वे के द्वारा या इस सर्वे में, उसमें प्रधानमंत्री मोदी को सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और लगभग 75% लोगों की पहली पसंद है नरेंद्र मोदी जी। तो ग्लोबल लीडर की इनको ग्लोबल लीडर भी इनको कहा जाता है कहीं ना कहीं, और लगातार इस पोजीशन पर भी बने हुए हैं। 22 नेताओं में इन्होंने ये टॉप पर हैं। 22 नेताओं में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं 75% के साथ। इसके बाद दूसरे नंबर पे हैं मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज। एंड्रेस मैनुअल लोपेज जो है ये मेक्सिको के राष्ट्रपति हैं, ये दूसरे नंबर पे हैं। और मारियो ड्रैगी जो है इटली के प्रधानमंत्री, ये तीसरे नंबर पे हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व चैंपियनशिप के इतिहास में भारत का पहला पुरुष डबल्स सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है, ध्यान रखिएगा। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप डबल्स में इन्हें कांस्य पदक मिला है, दोनों ने कांस्य पदक जीता है। तो ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। बहुत ही चर्चा में है ट्विन टावर। ट्विन टावर जो है ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। ट्विन टावर जो है इसमें काफ़ी घोटाला देखने को मिला इसके निर्माण में, तो इसको फिलहाल गिराने का निर्णय लिया गया है। इसको गिराने के लिए लगभग 14 से 18 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसमें 3500 केजी का विस्फोटक सामग्री का यूज करके इस बिल्डिंग को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाएगा। इसको बनाने में कहीं ना कहीं 400 करोड़ तक खर्च हुआ था। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि ट्विन टावर कहाँ पे है? नोएडा में है। अगला क्वेश्चन है बंगाली अभिनेत्री अनन्या चटर्जी का निधन हो गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि अनन्या चटर्जी इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कला क्षेत्र से, अभिनेत्री हैं ये। आगे कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इनको देख लेते हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च 2022 को मनाया गया। इसका जो थीम था ग्राउंड वाटर मेकिंग इनविजिबल विजिबल, ये थीम था। थीम ज़्यादातर एग्जाम में पूछ लेता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च 2022 को मनाया गया। इसका थीम था वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल।
विश्व विरासत दिवस मनाया गया 18 अप्रैल 2022 को। विश्व विरासत दिवस मनाया गया, इसका जो थीम है हेरिटेज एंड क्लाइमेट। विश्व टीबी दिवस, जिसे कहते हैं ट्यूबरोक्लोसिस या हिंदी में क्षय रोग कहा जाता है, ये मनाया गया 24 मार्च 2022 को मनाया गया। इसका जो थीम था इन्वेस्ट टू एंड टीबी एंड सेव लाइव्स, ये इसका थीम है। आगे है महत्वपूर्ण बुक्स। संसद में हिमालय किताब किसने लिखी है? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने लिखी है इस किताब को। 1400 डेज 400 डेज 400 दिन, ये किताब किसने लिखी है? चेतन भगत ने। जंगलनामा बुक, ये किताब लिखी है अमिताभ घोष ने। ये किसने लिखी है? अमिताभ घोष ने। आगे देखें उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले। उत्तर प्रदेश में होने वाले प्रमुख मेले, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछ लेता, कला और संस्कृति से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूपीट्रिपल के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ढाई घाट का मेला शाहजहाँपुर में लगता है। रामायण मेला चित्रकूट में लगता है। गोविंद साहब का मेला अम्बेडकर नगर में लगता है। सैयद सलार उर्स, ये लगता है मेला बहराइच में। नौचंडी मेला लगता है मेरठ में। कैलाश मेला लगता है आगरा में। बटेश्वर मेला लगता है आगरा में। सोरो मेला कहाँ पे लगता है? कासगंज में। ददरी पशु मेला कहाँ लगता है? बलिया में। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में लगता है। खिचड़ी मेला गोरखपुर में लगता है। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में लगता है। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में लगता है। तो इस प्रकार से ये थे आज के करंट अफेयर। थैंक यू।